Good morning, friends. My name is Pradeep Kumar Upadhyay. I am working as a GS faculty in Resonance Institute in Kota. Okay, today आज हम आपके सामने लेके आए हैं रेजोमैक्स डिवीज़न की तरफ से एक बेहतरीन नया वेंचर हमारा एक मैगज़ीन का, करंट अफेयर्स मैगज़ीन का। इसमें हमारी जो फर्स्ट 16th एडिशन आया मैगज़ीन का, मैक्सिमम मैगज़ीन जो है वो इंग्लिश में पब्लिश हुई है और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पब्लिश हुई है। और इसका आप डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूँगा। आप इजीली इसकी फ्री पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली इसको पढ़ सकते हैं। इसमें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सब चीज़ों को कनेक्ट किया है, जिसमें नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, इकोनॉमी हो गया, बैंकिंग हो गया, डिफेंस न्यूज़ ली है हमने इसके अंदर और स्पोर्ट्स न्यूज़ ली है हमने। इसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इंक्लूड किए हैं। ओके, एंड देन हमने इसमें लास्ट में जो गोल्डन पॉइंट्स होते हैं वो भी इंक्लूड किए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो रिगार्डिंग द बेहतरीन जो चल रही हैं डेली टू डेली लाइफ के अंदर, वो हमने इस चीज़ में इसमें इंक्लूड करी है। ओके, तो हम आज इसी के संदर्भ में एक बेहतरीन तरीके से आपके अक्टूबर मैगज़ीन का एक स्मॉल सिनॉप्सिस दिखाना चाहता हूं मैं आपको, और जो भी अक्टूबर में रिसेंटली में घटित हुई घटनाएं उनके बारे में पूरा मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा इस सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो हम पहला देखेंगे बेटा। पहली न्यूज़ है हमारी, फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन MS स्वामीनाथन पास्ड अवे इन 1987। ही वॉज ऑनर्ड विद द फर्स्ट एवर वर्ल्ड फूड प्राइज मार्क द इंसेप्शन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हरित क्रांति, इसका बहुत बड़ा जो रोल मॉडल थे हमारे MS स्वामीनाथन सर, जिनकी वजह से हमारी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है इंडिया के अंदर, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई है। बेसिकली क्या था, मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ। एक हिस्ट्री में हम जाते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं, तो हम बताता हूँ उसके बारे में। MS स्वामीनाथन जी ने, और अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने क्या किया, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को डेवलप किया। जो हम बेसिकली पहले क्या हुआ करता था कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब बेसिकली सीरियल्स पे हम डिपेंड थे अदर कंट्री पर। हम अपने को खुद के लिए सेल्फ रिलायंट बनने के लिए हमने इसको चेंज किया। इसके बाद में हमने क्या किया, एक हाई यील्ड वैरायटी जो होते हैं सीड्स को हम लेके आए और फर्टिलाइजर्स को हमने यूज़ किया। इसके थ्रू क्या हुआ, हमारी जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई और हमारा जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ और हम सेल्फ रिलायंट बने उसके अंदर। हम इस फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चर की फील्ड में हम इंडिपेंडेंट बने। आज जो भी हैं हम अपना जो प्रोडक्टिविटी खुद इतना हो चुका है हमारा, आप सोचिए कि हम दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सब इन्हीं की वजह से, इनकी एफर्ट्स की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं अपने क्रॉप प्रोडक्शन के अंडर में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, बेसिकली हाई यील्ड वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया था। ऑफ सीड्स, आप मेरे साथ कॉपी में एक नोट भी करते जा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और ये एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। बहुत सारे इस तरह से, मतलब ये एक इन्होंने एक इनिशिएट किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे वर्गीस कुरियन वाइट रिवॉल्यूशन लेके आया, मीन्स हमारा मिल्क प्रोडक्शन को एनहेंस करने के लिए। उसी तरह से ये सब चीज़ें हुई। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए थे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ था इनका, और इनको ऑनर्ड किया गया था वर्ल्ड फूड प्राइज की तरफ से 1987 में। इनकी भी रिसेंटली में डेथ हुई है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक मिसाइल कायम करके गए हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, तो इनके बारे में कुछ बताता हूं मैं आपको। स्वामीनाथन एंड नॉर्मन बोरलॉग कोलैबोरेटेड विद बोरलॉग टूरिंग इंडिया एंड सेंडिंग सप्लाईज फॉर अ रेंज ऑफ Mexican dwarf varieties of wheat which were to be bored with the Japanese varieties. Initially testing is an experimental plot showed good results. The crop was high yield, good quality and disease free. There was a hesitation by farmers to adopt the new variety whose high yields were unnerving. In 1964, following repeated requests by the Swaminathan to demonstrate the new variety, he was given funding to plant small demonstrative plants. मतलब बेसिकली कुछ भी हम चीज़ें, नई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं उससे पहले हम ना हिचकिचाते हैं। तो हम क्या है कि जब ये सब चीज़ें, जब हाई यील्ड वैरायटी का कॉन्सेप्ट हम लेके आए थे, तो जो फार्मर्स है ना उसको अडॉप्ट करने के लिए ईजिली उसको रेडी नहीं हुए थे। उसके लिए बाद इन्होंने क्या एक इनिशिएट किया, एक उन्होंने प्रैक्टिकल तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई। प्रैक्टिकल अप्रोच में उन्होंने डिफरेंट की फार्म लैंड एरियाज होते हैं उन पे उन्होंने प्रैक्टिकल करके फार्मर्स को दिखाया कि यहाँ पर एक हम इसका यूज़ करके एक क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं और उसकी बेटर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिकल तरीके से
जो हुआ था स्टार्टिंग, और वो आज जाके एकदम फाइनल टच में आ चुकी है, और आज की जो हमारे जो फार्मर्स हैं वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को राइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब स्टेप्स थे इनके। नेक्स्ट न्यूज़ लेंगे हम। Country's first cartography museum inaugurated in Mussoorie, George Everest Cartography Museum on the occasion of World Tourism Day. World Tourism Day के उपलक्ष्य में कार्टोग्राफी म्यूजियम है जो नैनीताल में, मसूरी में है, नैनीताल के पास में मसूरी है, जहाँ पर लबासना भी है, जहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी होती है। और यहाँ पर इसलिए क्या गया, ये एक कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। कार्टोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैप्स, स्टडी ऑफ मैप्स एंड डायग्राम्स। और जो कार्टोग्राफर्स होते हैं वो इसका स्टडी करते हैं। हमें किसी चीज़ का एक ब्लूप्रिंट करने के लिए, ब्लूप्रिंट बनाना है किसी का, बेसिकली कार्टोग्राफी करनी है, मानचित्र का विवरण देना है, तो ये हम कार्टोग्राफर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जैसे म्यूजियम है, सबसे ज़्यादा म्यूजियम क्या, ये म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, मतलब एंशियंट टाइम पे किस तरह से वेधशाला स्थापित हुआ करती थी, उनसे हमने कौन कौन सी चीज़ों को ईजाद किया, उसके बाद से हमने बहुत सारी चीज़ों को एडवांस फॉर्म में लेके आए। तो ये सब चीज़ें हमने इस म्यूजियम के अंदर प्लेस की हुई हैं। ओके, ताकि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी से, एंशियंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एडवांस टेक्नोलॉजी किस तरफ से बढ़े, हमारे कौन कौन से प्रोग्रेसिव स्टेप्स थे, उनका अनुकूलन करके ये इसके अंदर दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये मसूरी के अंदर मौजूद है फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम। और थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो यहाँ पर अंतरिक्ष वेधशाला भी है नैनीताल के अंदर। वो इंटरनेशनल भारत की सबसे बड़ी लैब ऑब्जर्वेटरी है, सोलर ऑब्जर्वेटरी जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पर है, नैनीताल के अंदर में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी जोग्राफर से वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, और इसमें भी जोग्राफर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो भू वैज्ञानिक होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये। ठीक है, एक जियोमॉर्फोलॉजी के स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना, भूगर्भिक संरचना का पूरा अध्ययन करना। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ थी। तो इसमें क्या होता है, देखो मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको। द म्यूजियम कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी, instruments related to cartography, great Indian surveyors, and the great trigonometric survey. In the cartographic museum, tourists will also be able to know the working of GPS, for which the globe has been prepared. The museum has been prepared with modern technology such as how do satellites work, how are GPS and communication systems operated in them. This information can also be obtained. मीन्स की मैंने आपको रिसेंटली बताया कि इसमें ऑब्जर्वेशन करना, किस तरह GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। और इसमें बेसिकली पूरी फिजिक्स लगती है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू से हम एंगल को चेक करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यूज़ करते हैं इसके अंदर, और उससे हम एंगल भी डिस्टिंग्विश करते हैं किस तरह का एंगल आ रहा है इसके बीच में। तो ये सारा GPS कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो गया, और प्रॉपर तरीके से सर्वे करना, किसी जगह का सर्वेक्षण करना, ये पूरा इस म्यूजियम के अंदर दिखाया गया है, सारी चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट्स को रखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो गठन किया गया है वो कहाँ पर है, बेसिकली मैं बताता हूँ आपको। इंडिया के अंदर हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको। इंडिया के जो बेसिकली जो इसका टर्मरिक का जो प्रोडक्शन होता है वो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। साउथ इंडिया में यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के अंदर, और यह केरला, तमिलनाडु, ये बेसिकली यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरम मसालों का प्रोडक्शन होता है। ओके, और यहाँ पर जो टर्मरिक बोर्ड है उसका गठन किया गया है। और आपने सुना होगा रेड चिली का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तिरुपति एक जगह है यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है टर्मरिक। इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस देखो मैं बताता हूँ इसके बारे में क्या होता है। टर्मरिक बोर्ड बनने से क्या होगा, वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको उस जितना भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और वैल्यू को आइडेंटिफाई करने से उनको बेटर बेनिफिट्स मिलेंगे। और आप जैसे एक इसमें एक और टर्म ऐड होती है, इसको बोलते हैं हम जियोग्राफिकली इंडिकेटर्स, GI टैग जिसको बोलते हैं हम।
जीआई टैग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये भी डिसाइड करती है। इससे क्या होता है कि एक भौगोलिक सांकेतिक रूप में एक किसी वस्तु को निर्धारित किया जाता है। इसके द्वारा क्या होगा कि जो भी होगी आपकी जो इंपॉर्टेंस होगी, कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, ठीक है, तो जैसे सपोज करो तेलंगाना के अंदर हल्दी बोर्ड हो रहा है, हल्दी हो रही है वहाँ पर, तो उसको पूरा आइडेंटिफाई करेंगे। मीन्स फिर है ना, हम एक नेशनल प्रायोरिटी, स्टेट की प्रायोरिटी बन जाएगी कि इसको नेशनल लेवल पे लेके जाना है, और इसकी प्रिजर्वेशन करने के लिए, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, सब चीज़ों में एक बेटर तरीके से उसको एकदम हाई लेवल पे सब चीज़ें होंगी। तो उससे डायरेक्टली बेनिफिट किसको होगा? एक फार्मर्स को होगा और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को होगी, उसके, और वो स्टेट इस नाम से जाना जाएगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हल्दी का प्रोडक्शन होता है या रेड चिली का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। इट एंजॉय 62%, बिलीव कीजिए पूरे वर्ल्ड का 62% प्रोडक्शन करता है ये ग्लोबल टर्मरिक मार्केट के अंदर। मैं आपको पहले ही बताया कि एंशियंट टाइम पे क्या हुआ था, जो ब्रिटिशर्स आए, डच आए थे, पुर्तगाली आए थे, वो यहाँ पर हमारे इंडिया के मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था, उस पर डिपेंडेंट हुआ करते थे। तो वो बेसिकली बिजनेस करने तो आए थे, और यहाँ पर इस जो अभी आज भी गरम मसालों का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो अरेबियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो एक क्लाइमेटिक रीजन अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम यहाँ उसको ग्रो करते हैं, और इसकी वजह से ये हमारा कंट्री जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप सोचिए 62% ग्लोबल टर्मरिक मार्केट को कवर करता है ये। टर्मरिक इज मेजरली कल्टिवेटेड इन तमिलनाडु, तेलंगाना एंड कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गुजरात, with the focused activities of the board. It is expected that turmeric exports will reach 1 billion by 2030. आप सोचिए, मैंने बताया अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट इतनी सारी कंट्रीज में करेंगे हम, तो इन स्टेट्स की इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाएगी। ये सदर्न स्टेट हो गया, पूरा सेंट्रल स्टेट्स हो गए, ये एमपी, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, और इन स्टेट्स में क्या होगा, बेसिकली इनका प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ की इसकी वैल्यू जो बढ़ जाएगी, और जीआई टैग ऑलरेडी हम मिला हुआ है इन सब चीज़ों को, तो इससे क्या इंपॉर्टेंस बढ़ेगी एक ग्लोबल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम न्यूज़। 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अभी रिसेंटली में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन की सभा हुई है, वो कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हम बताएंगे आपको। 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस, द कर्टेन राइजर फॉर द 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस एंड एसोसिएटेड साइड एक्टिविटीज which will take place in New Delhi from October 17 to 20, 2022 was unveiled by Union Minister for Power and New and Renewable Energy. देखिए, मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। इंटरनेशनल सोलर एस्टेब्लिशमेंट, सोलर एलियंस की स्थापना हुई थी, तो इससे पहले ये बेटा आप जानते हैं कि ये 2014 के स्टार्ट हुआ था, 2015 में इम्प्लीमेंट हो गया था, और इसका जो मेन उद्देश्य ये है कि हमारे सेफ्रॉन टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करना है। सेफ्रॉन टेक्नोलॉजी मीन्स कि हमें ग्लोबल लेवल पे जो कार्बन एमिशन है उसको एकदम रिड्यूस करना है। कार्बन एमिशन को एकदम रिड्यूस करना है, और हमें किस पे डिपेंड करना है? सोलर एनर्जी पे वर्क करना है। वी विल फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द सोलर एनर्जी। इसमें क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इसका इस टाइम पे पार्ट है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे अराउंड 121 कंट्रीज़ हैं जो अब इस टाइम पार्ट हैं इसका, और भी कंट्रीज़ हैं जो रेडी हैं इसका पार्ट होने के लिए। बिकॉज इसमें क्या होता है, बेसिकली आपस में डिस्कस करते हैं कैसे कैसे हम सोलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, और कैसे कैसे रिन्यूएबल एनर्जी है जो रिन्यू कर सकते हैं उसको बार बार हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और बिकॉज ये एकदम फ्री है और ये नेचुरल है, और इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता। तो हमारे इसमें जो क्योटो प्रोटोकॉल का एक फंडा हो गया कार्बन गैस एमिशन को रिड्यूस करना, और हमारे जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के जो एजेंडे हैं उनको फॉलो करके हम इसमें क्या है कि हम पूरा सोलर एफिशिएंट बनाना चाहते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए हम इंटरनेशनल सोलर एलियंस को हमेशा ऑर्गेनाइज करते हैं ईयरली वाइज में, ओके। तो ये बेसिकली आईएसए का पार्ट है, और ये मीटिंग हुई थी रिसेंटली में। इसी का मेन उद्देश्य यही था कि सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। अब आप देखेंगे वर्ल्ड हैबिटेट डे 2023 हुआ है रिसेंटली में, जो मंडे ऑफ अक्टूबर में सेलिब्रेट हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू कॉन्टेम्पलेट द स्टेट ऑफ आवर हैबिटेट्स एंड एम्फसाइज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू हैव एक्सेस टू एडुकेट शेल्टर।
देखो दिस ईयर में ये वर्ल्ड हैबिटेट डे हुआ है जो कहाँ 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ है, इस टाइम पे गांधी जयंती भी थी। और दिस डे टेक्स ऑन अ स्पेशल सिग्निफिकेंस एज अर्बन इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड ग्रैपल विद द अनप्रेसिडेंटेड challenges. World Habitat Day 2023 focuses on the theme of resilient urban economies, cities as a drivers of growth and recovery. इसका मेन इंपॉर्टेंस यही है कि जो नेचुरल हैबिटेट है उसको हमें डिस्ट्रैक्ट होने से रोकना है। नेचुरल हैबिटेट है हमारा जो बेटे का जो हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है बेटा, वो इतना लेवल पे हो रहा है इस टाइम पे स्टूडेंट्स कि अर्बनाइजेशन का लेवल इतनी वजह से हो रहा है, जो नेचुरल डिस्ट्रक्शन हो रहा है किसकी, जो एनिमल्स के जो नेचुरल हैबिटेट है हम उसको डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं। और अपने एक बेनिफिट के लिए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते जा रहे हैं, और इनका बेसिकली अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के चक्कर में हम क्या है कि बेसिकली इनका नेचुरल जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो हमें इसको कंट्रोल करना है, हमें रोकना है, और हमें इनको एक कंजर्वेशन प्रोवाइड करना है। हमें इनको क्या करना है, कंजर्वेशन का संरक्षण हमें देना है। संरक्षण देना है इनको, उनको प्रिवेंशन करना है, इनसे हमें प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करना है इनको, हमारी एक मॉरल ड्यूटी है ये। ओके, तो यही इसी उपलक्ष्य में ये वर्ल्ड हैबिटेट डे जो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है कि ताकि सारी कंट्रीज को ये प्रमोट किया जाए एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे इनके प्रिजर्वेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमी की न्यूज़ है। आरबीआई टू स्टार्ट अ पायलट प्रोग्राम फॉर डिजिटल रुपी। आरबीआई विल शॉर्टली स्टार्ट रिस्ट्रिक्टेड test launches of the digital rupee for particular use cases. The concept paper was made public as a part of an experiment with the digital money in India. देखो रिसेंटली में यूपीआई पेमेंट हो रहा है, तो हमारा जो 2015 में एक इनिशिएट हुआ था पीएम मोदी जी के द्वारा डिजिटल इंडिया, उसकी शुरुआत हुई थी 2015 के अंदर। इसमें क्या बेटा प्रॉपर तरीके से हमें डिजिटल करेंसी, मतलब आप जानते हैं कि हर चीज़ ना डिजिटल होने लगी है। यूपीआई पेमेंट हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ओके, और भी जितनी भी ऐप्स हैं, तो इसके थ्रू हम क्या है ना इजीली हम अब डायरेक्टली हम कैश नहीं दे सकते, हम इजीली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए ये डिजिटल पेमेंट्स को यूज़ करने के लिए ये किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, आपने देखा होगा आज सब्जी मार्केट से एक ठेले वाला जो आलू बेचता है, एक जो सब्जी बेचता है, उन वेंडर्स से लेकर एक नॉर्मल वेंडर्स से लेकर एक बड़े शॉपकीपर भी है ना आज के टाइम पे यूपीआई पेमेंट का यूज़ करते हैं। और इससे क्या होगा, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और इससे क्या होता है बेटा, एक और कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, इसमें ये लिटरेसी है ना, लिटरेसी रेट है जो वो इंक्रीज़ हुई है। लिटरेसी रेट है कि लोगों को मालूम है कि हम एजुकेट होना है, एजुकेट होने के पर्पज़ से हमें ये सीखनी पड़ेंगी। ऑनलाइन एजुकेशन का भी एक बेनिफिट मिल रहा है आज के टाइम पे, हम आपको टीच कर रहे हैं, तो ये भी एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म का एक माध्यम है बहुत बेहतरीन। इसी के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है। तो रिसेंटली में एक जैसे डिजिटल मनी का यूज़ एक आइडिया है, आरबीआई लेके आ रही है डिजिटल मनी, जैसे क्रिप्टो करेंसी आई थी रिसेंटली में, तो उसी के बिहाफ पे एक ही कॉन्सेप्ट आया डिजिटल मनी का, तो उसको हम लेके आएंगे। आरबीआई ने ये प्रपोजल डाला है, मतलब ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज करेंटली डेवलपिंग अ फेस्ड डिप्लॉयमेंट प्लान while investigating the advantages and disadvantages of central bank digital currency। अब हम कुछ भी चीज़ें नहीं आती हैं, उसके प्रो एंड कॉन्स होते हैं, मीन्स उसके एडवांटेज भी होंगे, उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। डिजिटल करेंसीज का कुछ मिसयूज़ ना हो जाए, तो जैसे आपने देखो हैकर्स होते हैं, वो जैसे ओटीपी के थ्रू आजकल बहुत टाइम पे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, तो उसके लिए हमने क्या है कि वर्ल्ड वाइड हमारे कंट्री वाइड में और साइबर जो क्राइम है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, साइबर फ्रॉड्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, इथिकल हैकिंग है, ये सब सारे कॉन्सेप्ट आते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम ये भी इसमें इनिशियल स्टेज के अंदर चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ओके, तो ये एक इनिशियल लेवल पे स्टार्ट की जा रही चीज़ें। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज कॉन्सेप्ट पेपर ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये नाम है बेसिकली इसका, एप्लीकेशन केसेस फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक रुपी आर बीइंग लुक्ड एट इन अ वे दैट कॉजेस लिटिल टू एन इंटरप्शन टू द फाइनेंशियल सिस्टम। ये सारी न्यूज़ थी। अब हम
देखेंगे इंडाइसिस एंड रिपोर्ट्स के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है करंट अफेयर्स का, और मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं इंडाइसिस एंड रिपोर्ट से। इसमें हम देखेंगे बेटा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2023 का, इंडिया डिक्लाइन हुआ है 111th प्लेस के अंदर में। मतलब जो भुखमरी सूचकांक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक है, उसमें इंडिया की पोजीशन कितनी अच्छी है या बुरी है, तो ये डिसाइड किया है। तो इसको जो पब्लिश कौन करता है और इंडिया की पोजीशन किस तरह से आई है, तो मैं आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ। इन द लेटेस्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स फॉर 2023, इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज, मार्किंग अ डिक्लाइन फ्रॉम इट्स 107 पोजीशन इन 2022। मतलब ये देखिए कि आप ना इसकी पहले जो 107 पोजीशन थी 2022 के अंदर में, अब इसकी 111 पोजीशन हो चुकी है 2023 के अंदर। और आप ये देखिए कि इसको एनालिसिस किसने किया है, असेसमेंट किसने किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज एन एनुअल असेसमेंट ऑफ हंगर लेवल्स ग्लोबली, पब्लिश बाय आयरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन एनजीओ वर्ल्ड हंगर लाइफ। इन्होंने दोनों ने, दो एनजीओ हैं और जर्मन एनजीओ, इन्होंने पब्लिश किया है। मीन्स इन्होंने किस बिहाफ पे किया, अभी इंडिया की वो स्टेज नहीं है जो 1960 से पहले हुआ करती थी। उस टाइम पे, हमारे टाइम पे भुखमरी हुआ करती थी, हमारा खुद का प्रोडक्शन नहीं हुआ करता था, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट नहीं हुई थी, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं थे। पर आज के टाइम पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, हाँ कुछ लेवल तक बेरोजगारी है, भुखमरी है, पर इतना डिक्रीज में चला जाएगा ये एक जस्टिफाई नहीं करता है हमारे अकॉर्डिंग। तो ये इन्होंने जो जजमेंट किया है किस बिहाफ पे लिया, कौन कौन से पैरामीटर्स का यूज़ किया है, तो इन्होंने ये पब्लिश किया है कि 111 पोजीशन दी है, जो नहीं है, वास्तविक रूप से नहीं है। इंडिया ने इसका अपोज भी किया है, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे सब चीज़ें चेंज हो जाए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जगोविना, चिली, चाइना एंड क्रोएशिया आर द टॉप 5 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। यहाँ पर मतलब भुखमरी की ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ये अच्छे कंट्रीज हैं, यहाँ पर सबको कोई भूखा नहीं सोता है यहाँ पे, और यहाँ पे भुखमरी की सूचकांक एकदम शून्य है। ठीक है, 4 नाइजर या अफ्रीकन कंट्रीज है, लेसोथो, कांगो, यमन, मेडागास्कर एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आर द कंट्रीज रैंक्ड एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। मतलब ये एकदम अफ्रीकन कंट्रीज हैं और ये बहुत ही भूखी अवस्था में रहते हैं। तो ये 4 हो गया, लाइजर हो गया, कांगो, यमन तो यमन ये कंट्री है। तो इसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये पूरे कौन से कंट्रीज एकदम लोअर लेवल पे आते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पोवर्टी है, यहाँ पर एक्सट्रीम हंगरनेस यहाँ पे फैली हुई है। ओके, तो इन कंपैरिजन टू नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंकिंग अपीयर्स स्टार्क। अब देखिए आप इसमें कंपैरिजन करेंगे, इंडिया की पोजीशन दी है इन्होंने 111 और पाकिस्तान की दी है 102, बांग्लादेश की दी है 81 और नेपाल की 69 और श्रीलंका की 60। अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है और वहाँ पर पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी की वजह से वहाँ पर बहुत सारी भुखमरी हो रखी है। वहाँ पे लोगों की कंडीशन बहुत डिप्राइव कंडीशन हो रखी है वहाँ पर। और यहाँ पे देखिए आप, नेपाल भी मोस्टली दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड है, जैसे चाइना पे डिपेंड है और इंडिया पर डिपेंड है। और यहाँ पर श्रीलंका के अंदर देखिए आप, श्रीलंका को कितनी हाई पोजीशन दे रखी है, 60th पोजीशन। और श्रीलंका एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, बट यहाँ पर भी एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई थी यहाँ पर। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी इंडियन नेवी ने हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर जाके अपना शिप भेजा था और हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करी थी, लोगों को वहाँ पे खाने की राहत सामग्री प्रोवाइड करी थी। उसके बावजूद देखिए इंडिया को सबसे इन्होंने लोएस्ट फॉर्म में लेके आ गए। तो ये कहाँ तक जस्टिफाई करता है, तो इसको इंडिया ने अपोज किया है, देखते हैं कुछ सुधार हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, पीएम मोदी डायरेक्ट्स इसरो टू लैंड ऑन द मून बाय 2040। India's Prime Minister Narendra Modi has announced ambitious plans to expand the country's space activities, including sending its first astronaut to the moon by 2040 and establishing a native space station by 2025. अभी रिसेंटली हमारा चंद्रयान मिशन बहुत सक्सेसफुली हुआ है, कंप्लीट बाय इसरो के साइंटिस्ट ने बहुत एफर्ट किए, बहुत अच्छे। उसके बिहाफ पे ही एक नया प्लान किया गया है कि 2040 तक है ना मून पर फर्स्ट ह्यूमन को, एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा 2040 तक। ठीक है, तो ये एक वहाँ पर एक नेटिव स्टेशन भी बनाया जाएगा 2035 तक। तो ये कुछ इनकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं इसरो के, जिसका मैंने बताया आपको। तो इसमें क्या देखा होगा आपने, आफ्टर द सक्सेस ऑफ द चंद्रयान 3 लूनर प्रोब, इंडिया इज गेयरिंग अप फॉर लूनर एक्सप्लोरेशन
India is developing a roadmap for moon exploration, which includes building a next generation launch vehicle, constructing a new launch pad, and creating a human-centric laboratories and associated technology. अभी वहाँ पर हमने सदर्न पोल पे चंद्रयान मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। अब ये हमारा जो प्लान है इसरो का, वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है और मून के जो लैंड है वहाँ पर एक लेबोरेटरी को, रिसर्च लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश करना है। इससे मतलब क्या है कि हम वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, स्पेस ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हो रही है, मून पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर पे, और कौन सी वहाँ पे क्लाइमेट किस तरह का है, और वहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं वहाँ पर। ओके, और यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी होगी नहीं होगी, इन सब को हम चेक कर सकते हैं। तो ये 2035 तक ये इसका एक इनिशिएट किया गया है कि यहाँ पर इनकमिंग 2035 में और 2040 के अंदर में ये इसको किया जाएगा। और इसके एक और अकॉर्ड है, इंडिया साइंड नासा आर्टेमिस अकॉर्ड्स फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, एंड नासा विल प्रोवाइड advanced training to Indian astronauts and send them to the International Space Station in 2024. ISRO and NASA plan to launch a low Earth orbit observatory in 2024 to map the Earth ecosystem, ice mass, vegetation biomass, sea level and नेचुरल डिजास्टर्स। मतलब इसमें है कि नासा के साथ भी इन्होंने 2024 में एक प्रोजेक्ट किया है कि वहाँ पर जाके ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह नासा आर्टेमिस अकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग एक स्पेस एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, और लो अर्थ ऑर्बिट पे जाके ऑब्जर्वेटरी उसमें हम चेक करेंगे कि अर्थ की इकोसिस्टम किस तरह का है, और वहाँ पर आइस मास है उसकी कितनी प्रेजेंस है। आइस मास मतलब बर्फ़ का पूरा जो एक भूखंड मौजूद है वहाँ पर, उसको कैसे एनालिसिस करेंगे। ओके, और वहाँ से वेजिटेशन बायोमास किस तरह के, वहाँ पर कौन कौन सी वेजिटेशन वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं वहाँ पर, ठीक है। और सी लेवल, समुद्री लेवल को जांचेंगे वहाँ पर, और नेचुरल डिजास्टर्स कैसे उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए हम बहुत सारे उपाय के साथ में तो नासा के साथ एक सहयोग करेंगे इसरो के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक आर्ट एंड कल्चर का बहुत बेहतरीन, ये एनवायरमेंट का एक टॉपिक है। उदयपुर सेट टू बिकम इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटी, मतलब पहला ये वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है। राजस्थान गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन मेकिंग concerted efforts to elevate Udaipur, also known as the City of Lakes, to international prominence by aiming to become India's first wetland city. Udaipur, with its striking natural beauty and ecological significance, is poised to fulfill all the requirements stipulated by the Ramsar Convention. Covering an area of 37 square kilometers, the city is graced up by 5 major lakes: Pichola, Fateh Sagar, Rang Sagar, Sarup Sagar एंड दूध तलाई। उदयपुर बेसिकली चारों तरफ से कवर हो रखा है और उसको वेटलैंड सिटी घोषित किया जाएगा और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या है कि बेसिकली यहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करना, और उसके ये पूरा एक जो सिटी है उसके चारों तरफ है ना लेक से घिरा हुआ है, बहुत बेहतरीन नेचर की बिग ब्यूटी सीन है यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो इसकी कल्चर है, इसकी कला संस्कृति बहुत पुरानी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली मेवाड़ वंश के राजा यहाँ पे रूल किया करते थे, मेवाड़ रूलर्स। और यहाँ पर जो झील्स हैं, जो 5 झील जो प्रमुख रूप से मौजूद हैं वो कौन सी हैं? पिछोला झील होगी, फतेह सागर झील, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई झील जो यहाँ पर मौजूद हैं, इसकी खूबसूरती को और निहारती हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम इसमें रामसर कॉन्वेंशन है, इसको रामसर कॉन्वेंशन एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस especially as a water flow habitat is a global treaty designed to protect and sustainably utilize wetlands of international importance. रामसर कॉन्वेंशन जो बेसिकली मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, ये रामसर कॉन्वेंशन क्या है। रामसर कॉन्वेंशन डिसाइड करता है कौन कौन सा वेटलैंड की कैटेगरी में आएगा नहीं आएगा। ये 1971 में ईरान के अंदर रामसर वेटलैंड का कॉन्सेप्ट किया गया था। मीन्स जितने भी कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ में कौन कौन सी जगह वेटलैंड मौजूद हैं जहाँ पर जिन जो फ्लोरा एंड फौना है उनका नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व कर सकते हैं, और इस तरह से एक जो उनकी हैबिटेशन है उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड हैबिटेट डे के अंदर उनको प्रोटेक्ट करना होता है, उसी तरह से सेम यही कॉन्सेप्ट है कि वेटलैंड को प्रिजर्व करना है। तो ये
उदयपुर के अंदर एक प्रपोजल दिया गया है कि यहाँ पर एक ये इस पूरी सिटी को एक वेटलैंड सिटी घोषित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा उड़ीसा के अंदर चिल्का लेक है, वो भी एक नेचुरल वेटलैंड है और पूरा वहाँ पर नेवी का सेंटर भी है, नेवी के जो नेवल जो सोल्जर्स होते हैं उनकी वहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है। INS चिल्का है वहाँ पर, तो वो भी एक नेचुरल हैबिटेट है। तो बेसिकली यही कि इनके प्रिजर्वेशन करने के लिए और एक आइडेंटिटी डिसाइड करने के लिए उदयपुर को एक हैबिटेट सिटी के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे जरा वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये भी एक एनवायरनमेंट का टॉपिक है। ये पर्यावरण से संबंधित है बेटा। इसमें इसका उद्देश्य क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2023 जो है बनाया गया है, वो मई 13 से लेकर अक्टूबर 14 के बीच में जो बनाया गया है। इसमें क्या है, वाटर को फोकस किया गया है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे में क्या है, इज अ ग्लोबल इवेंट सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, each with a unique focus. This year the fall celebration falls on October 14 and it revolves around the theme water sustaining bird life. देखो माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स कौन होते हैं? जो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे आपने देखा होगा भरतपुर के अंदर में जो बर्ड्स आते हैं, केवलादेव अभयारण्य, वहां पर केवलादेव बर्ड सेंचुरी है, तो वहां पर बर्ड्स जो माइग्रेट करके आते हैं वो साइबेरियन बर्ड्स आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, मीन्स रशिया से आते हैं। ओके, तो ये अपने एक प्रॉपर तरीके से उनको एक अच्छी लगती है, एक एनवायरनमेंट अच्छा लगता है कि उनको सूटेबल करता है, क्लाइमेट सूट करता है उनको, और वहाँ पे जो उनकी फेवरेबल जो कंडीशंस होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए जो माइग्रेट करते हैं बर्ड्स, बहुत दूर दूर यूरोप से आते हैं और साइबेरिया से आके यहाँ पर आके वो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, उनको यहाँ पर आना पसंद है। तो यही एक उद्देश्य है इसका, यही है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे में इनको एक लॉन्च करना, इनको सस्टेन करना, इनको प्रिजर्वेशन करना है इनकी। और इस टाइम पे जो थीम बनाई गई है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, मतलब जल को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, मतलब हर चीज़ आप जानते ही हैं कि वाटर को हम प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, उसी की वजह से हर चीज़ लाइफ इज़ पॉसिबल विद वाटर। और लाइफ अगर जल नहीं रहेगा तो फिर जल को हम दूषित करेंगे, इसको पॉल्यूटेड करेंगे तो लाइफ की पॉसिबिलिटी एकदम खत्म हो जाएगी। उसी तरह से ये बेजुबान जीव होते हैं, ये पूरे इनके डिपेंडेंट होते हैं नेचुरल हैबिटेट्स पे, हमें उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा तो ये कॉन्सेप्ट फिर फुलफिल हो पाएगा, वर्ल्ड सस्टेनिंग वर्ल्ड लाइफ। ठीक है, तो वाटर को किस तरह से प्रिजर्व करना है, और ये जो इनका कंटिन्यूटी चल रही है प्रॉपर तरीके से माइग्रेशन की, और ये फिर कंटिन्यूस हो पाएगी। इसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पर टूरिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था एनवायरनमेंट का। इसमें एक और पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। इट इज अ डे दैट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर कंजर्वेशन एफर्ट्स। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2023 brings our attention to the remarkable journey and vital role of water in the lives of a migratory birds. मैंने आपको बताया है कि जम्मू कश्मीर में रिनाउंड पश्मीना क्राफ्ट रिसीव GI टैग। GI टैग का मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट दिया है, इसको बोलते हैं भौगोलिक सांकेतिक। तो कश्मीर के अंदर पश्मीना शॉल हैं, पश्मीना क्राफ्ट है, तो जो हस्तकला है वहाँ पर जो बेसिकली जो बहुत फेमस है, उसके लिए किसकी एक जो कपड़ा जाना जाता है बशोली पश्मीना। बशोली पश्मीना, बशोली पश्मीना बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है ये, इसके थ्रू कंबल बनाए जाते हैं, शॉल बनाए जाते हैं और बहुत ही वार्म होते हैं ये। ओके, तो इसमें एक्सेप्शनल सॉफ्टनेस, फाइननेस एंड फेदर लाइक वेट, मतलब बहुत हल्के होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इसको प्रोवाइड किया है, GI टैग प्रोवाइड किया है बशोली पश्मीना शॉल को। इसके थ्रू बहुत सारे कपड़े भी बनते हैं, शर्ट्स भी बनती हैं और सलवार कुर्ते भी बनते हैं लेडीज़ के। तो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है कि इससे क्या होगा कि वहाँ के जो लोग हैं इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, काश्तकार जो जुड़े हुए हैं, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा और प्रोत्साहन मिलकर वो अपना प्रोडक्शन को राइज करेंगे और उनकी आमदनी अच्छी होगी।
नेक्स्ट हम देखेंगे हैदराबाद लैंडमार्क अचीवमेंट, इंडिया फर्स्ट सोलर साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। सोलर साइकिलिंग ट्रैक अलग से हाईवे के बिल्कुल नियरेस्ट बनाया गया है। इसमें जो पूरा जो ट्रैक है इसके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं पूरे। ये सोलर पैनल्स लगे हैं जो डायरेक्ट सोलर एनर्जी को, सन एनर्जी, बेसिकली सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं। और इससे क्या होगा देखिए, अब सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, सन एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। तो ये पूरा साइक्लिक ट्रैक है, इस पर ये इंस्टॉल किए गए हैं। और यहाँ पर ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि हाईवे के बिल्कुल पास में जो साइकिल चलाने वाले हैं और पेडिस्ट्रियन हैं उनको भी एक स्पेस दिया गया है ताकि वो इजीली अपना जा सकें। तो ये एक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं ये। हैदराबाद, India proudly inaugurated its first solar roof cycling track, Healthway, in a stride towards promoting eco-friendly and active mobility. This innovative track was officially opened by K. Tarakarma Rao and the State Municipal Corporation Administration and Urban Development Minister ने inaugurate किया है। तो अब हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का और डिफेंस से रिलेटेड एक टॉपिक है, हम इसको देखेंगे। इसमें क्या किया गया है कि 13th Indo-Pacific Armies Chiefs Conference in New Delhi. The 13th Indo-Pacific Armies Chief Conference IPACC took place from September 26 to 27, 23 at the Moneksha Center in New Delhi. दिल्ली के पास में जितने भी जो हाई ऑफिसर, जो आर्मी की जो अच्छी अच्छी पोजीशन पे जो ऑफिसर्स हैं उनकी एक डेलीगेशन की मीटिंग हुई है। इसमें मीटिंग में क्या हुआ है, आपस में किस तरह से वो कोलैबोरेशन करेंगे। जो रिसेंटली में बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, आपस में कोलैबोरेट करके टैक्टिक्स को लर्न करते हैं और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और वार लाइक सिचुएशन में किस तरह से वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये उसके लिए ये एक इंडो पैसिफिक मीटिंग हुई है जो हायर डेलीगेशन ऑफिसर्स हैं उनकी, आर्मी ऑफिसर्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें की गई हैं। दिस बाईएनियल इवेंट को होस्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड द यूएस आर्मी पैसिफिक, इस जो इसके थ्रू गई, इसके थ्रू मतलब आपस में कोलैबोरेशन होगा और जितने भी वेरियस एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करते हैं, चाहे हम एयरफोर्स की, नेवी की और आर्मी की, तो उसमें एक कोलैबोरेशन होगा तो साथ में हम टैकल कर सकते हैं आने वाले हॉस्टाइल कंडीशन को और टेररिज्म लाइक सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन एयरफोर्स रिसीव फर्स्ट डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट फ्रॉम हॉल। हॉल बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लेबोरेटरी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ये कंपनी कहाँ पर है, बेंगलोर में है। ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करती है, जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं और एडवांस वर्जन जो इक्विपमेंट्स हैं, एयरक्राफ्ट हो गया, उनकी मेंटेनेंस को प्रिजर्व करना, वो सब चीज़ें इनका मैन्युफैक्चरिंग कौन करती है, हॉल करती है। तो सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया है फर्स्ट डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। इसको एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट ऑपरेट्स विद द क्विक रिस्पॉन्स टास्क। देखिए, सपोज करो वार लाइक सिचुएशन होंगी तो इमीडिएटली कोई भी जो प्लेन होता है उसको टेक ऑफ करने के लिए टाइम लगता है, तो ये इसके अंदर एक स्पेशलिटी ये है कि ये इजीली ऑपरेट हो, क्विक ऑपरेट। इसके अंदर क्या है, ये क्विक ऑपरेट हो सकता है आराम से। और जैसे नेवल शिप है, इसका अगर हम इंस्टॉल करेंगे नेवी के अंदर तो वार लाइक सिचुएशन के अंदर इजीली इसका यूज़ करके डॉर्नियर का हम इजीली इससे ऑपरेट करके अपना जो नेक्स्ट हमारे टारगेट है हमको हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। इंडियाज मेंस फुटबॉल टीम विंस सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप। ये बहुत अच्छा इवेंट है। तो फुटबॉल के बारे में आपको बताया मैंने, अंडर-19 के अंदर में हमारी फुटबॉल ने किसको बीट किया है आपको बताएंगे। इसमें कुवैत को बीट किया है और रिमार्केबल विक्ट्री हासिल करी है। सैफ की फुल फॉर्म आपसे कहीं पूछ लेगा तो आप देखेंगे इसके अंदर सैफ की फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें आपस में फुटबॉल मैचेस को कंडक्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि एक फ्रेंडली हमारा रिलेशन एस्टेब्लिश होगा और जो स्पोर्ट स्पिरिट है उसको हम एनहेंस कर सकते हैं। तो ये बेंगलोर में हुआ था, कर्नाटका में, और इसमें हमने कुवैत को डिफीट किया है। ये एक स्पोर्ट्स की न्यूज़ थी। अब हम देखेंगे कि रिसेंटली में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप चल रहा है 2023।
इसमें आप देखेंगे कि ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, सचिन तेंदुलकर जी बनाए गए हैं, ठीक है। और जो शाहरुख खान है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसमें सचिन तेंदुलकर भी, और जो प्रमोशन एक्टिविटीज़ होती हैं अब वर्ल्ड कप के इवेंट्स को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो वो उसमें शाहरुख खान भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एज अ प्रमोशनल ब्रांड एम्बेसडर डिसाइड किए गए हैं। Bollywood actor Shah Rukh Khan has been appointed as the brand ambassador of ICC World Cup 2023. Bollywood superstar Shah Rukh Khan launched the World Cup 2023 campaign "It Takes One Day" on his iConi. इनका एक कैंपेन है "It Takes One Day", मतलब एक दिन में सब कुछ पॉसिबल है। आप अपने कंसिस्टेंट एफर्ट करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और फोकस रहेंगे अपने लक्ष्य के प्रति, तो आप इस वर्ल्ड कप को जीत सकते हैं। तो इंडिया की टीम को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए इनको ये प्रमोशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का। अब हम नेक्स्ट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। आप देखिए एक स्कीम के बारे में, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो इस स्कीम्स के अंदर आ रहा है एक पीएम स्वनिधि स्कीम सरपासेस 50 लाख बेनिफिशियरी मार्क्स। पीएम स्वनिधि स्कीम क्या थी और क्या क्या उद्देश्य थे इसकी, और इससे लोगों को क्या क्या बेनिफिट हुए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पीएम स्वनिधि स्कीम सरपासेस 50 लाख बेनिफिशियरी मार्क्स स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एडमिनिस्ट्रेटेड under the Ministry of Housing and Urban Affairs. It was launched on 1st June 2020. PM Swanidhi scheme is a microcredit initiative aimed at providing collateral-free working capital loans or up to 50,000 rupees or urban street vendors. देखिए, आप अपनी गली के बाहर जाएंगे तो छोटे छोटे जो बेचारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, वो अपने को समोसा बेचते हैं, कोई चाउमीन बेचते हैं और बर्गर बेचते हैं और फ्रूट्स बेचते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं होता। कभी देखा होगा कि आपने बारिश के टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके पास खुद का पैसा नहीं हो सकता। अपने अगर उनका एक बार माल वो ख़त्म हो गया तो वो उसको लाने के लिए पैसे नहीं हो पाते उनको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएट किया है, उनको प्रॉपर तरीके से एक स्मॉल माइक्रो क्रेडिट हेल्प दी जाएगी उनको, और 50,000 तक की उस लिमिट में आप इजीली एक उनको जितना भी बेनिफिट देने का पॉसिबिलिटी बन सकती है वो करेंगे इसके अंदर में। और इसके थ्रू क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एक बेनिफिट मिलेगा और उनकी बेसिकली दे आर इंडिपेंडेंट, वो क्या है दूसरों पे डिपेंड नहीं हो पाएंगे, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं उनको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएम स्वनिधि स्कीम के थ्रू उनकी पूरी हेल्प कर रही है और उनके रोजगार, इससे क्या उनकी एक स्टेबिलिटी बनेगी, रोजगार मिल रहा है उनको, स्टेबिलिटी बनेगी, अपना वो प्रोडक्शन खुद मार्केट से लेके आ सकते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ओके, और जब उनका बना बेनिफिट हो जाएगा, उन्होंने ईजिली अर्न कर लेंगे, तो वापस से कुछ स्मॉल इंटरेस्ट पे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस से मतलब बैंकिंग में अपना जो जितना उन्होंने पैसा लिया है उसको रीपे कर सकते हैं। तो ये 50,000 की इसकी लिमिट डिसाइड की गई है। इसमें 10,000, 5,000, 20,000 वो अपने अकॉर्डिंग जितनी उनकी सहूलियत है उसके हिसाब से ले सकते हैं और एक निश्चित समय पर वो उसको वापस कर देंगे। तो इसकी स्कीम के थ्रू जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट पहुंचा है। तो ये एक स्कीम एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में था। अब एक देखेंगे आप अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे हम, ऑनर्स एंड अवार्ड्स। सुधा मूर्ति द फर्स्ट वुमेन टू गेट ग्लोबल इंडियन अवार्ड। सुधा मूर्ति जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है इनको, वाइफ ऑफ इन्फोसिस को फाउंडर NR नारायण मूर्ति। सुधा मूर्ति अवार्डेड बाय द कैनेडा इंडिया फाउंडेशन ने इनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड का एक प्राइज दिया गया है। तो ये TCS के जो इन्फोसिस के जो चेयरमैन NR नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति उनकी वाइफ हैं और इन्होंने बहुत सारे जो IT फील्ड है उसमें बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है इनका IT फील्ड के अंदर। इंडिया के अंदर इन्होंने IT सेक्टर के अंदर लोगों को बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, जो बेसिकली जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, IT इंजीनियर्स हैं। और यहाँ पर हमारी जो डिपेंडेंस है अदर कंट्री में नहीं होगी कि हमने यहाँ पे खुद का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारे इससे क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है इन अ बेटर अमाउंट। तो इनको एक ऑनर प्रोवाइड किया गया है ग्लोबल इंडियन अवार्ड कनाडा इंडियन फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट आप देखेंगे इसका एम क्या होता है, इंपॉर्टेंस। ग्लोबल इंडियन अवार्ड इज प्रेजेंटेड एनुअली टू एन आउटस्टैंडिंग पर्सन हु हैज डेमोन्स्ट्रेटेड ग्लोबल लीडरशिप, विजन एंड पर्सनल एक्सीलेंस, recognizes an individual who has championed the transformation of India into a global economy
एंड प्रेजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। इससे क्या होगा कि एक ग्लोबल इकोनॉमी की पहचान मिली है, ग्लोबल लेवल पर एक पहचान इन्होंने दी है कि आईटी सेक्टर इंडिया का कितना बूस्टअप है। चाहे आईटी सेक्टर बेसिकली नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़ से लेकर नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद, चेन्नई और केरल के अंदर बीच में आपस में पूरा आईटी सेक्टर है, वहाँ पे कितने लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली है और हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो राइज अप हुई है। ठीक है, तो इनका ये बहुत अच्छा स्टेप्स है। नेक्स्ट हम देखेंगे तमिल राइटर शिव शंकरी प्रेजेंटेड विद द सरस्वती सम्मान 2022। सरस्वती सम्मान प्रोवाइड किया गया है तमिल राइटर, तमिल के एक बहुत अच्छे लेखक हैं शिव शंकरी, उनको ऑनर दिया गया है, उनकी प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान दिया गया है उनकी 2022 में उनकी रचना पर, जिसका नाम था सूर्यवंशम। सूर्यवंशम ये इनकी रचना थी और ये वनडे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन ये उठ के आता है कि सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया था? शिवशंकरी को दिया गया था, तमिल राइटर के, तमिल के राइटर हैं। और किस ये जो इन्होंने जो इनकी जो लिखी थी जो रचना है उसका नाम क्या है? सूर्यवंशम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे जो न्यूली अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे हम। जो अभी मालदीव कंट्री, मैं आपको बताता हूँ मालदीव कंट्री कहाँ पर, उसकी प्रेजेंस क्या है और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मालदीव बेटा एक छोटा सा कंट्री है और हमारा लक्षद्वीप से लेकर यहाँ पे इसके 10 डिग्री चैनल मिनिकॉय से एक मालदीव के बीच में, ये मालदीव एक छोटा सा कंट्री है और यहाँ पर बेसिकली मलयाली पीपल ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर, जो केरल से माइग्रेट होके आए हैं। इसमें 80% मुस्लिम एंड 20% क्रिश्चियंस रहते हैं यहाँ पे। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो नए प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे मोहम्मद मुइज़ू, उन्होंने इनको अपॉइंट किया गया है, पर ये क्या है? प्रो चाइनीज पर्सन है। हमारी इंडिया एक स्ट्रेटेजिकली, ये कंट्री बहुत स्ट्रेटेजिकली सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए रखी गई है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली जो ये जो नए प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, तो ये इसका अपोज कर रहे हैं कि वहाँ पे इसको बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी को इवैक्यूएट करो, वहाँ से उनको निकालो और हमारी कंट्री रूल करेगी, हम मतलब हम अपनी कंट्री की प्रोटेक्शन खुद ही करेंगे। बट ये और चाइना का इम्पोर्टेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चाहे आप देखो पाकिस्तान के अंदर OBOR वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो गया और चाइना जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो इस टाइम पे लॉन्च कर रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट है, वहाँ पर चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है और हम्बनटोटा पोर्ट एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। उसको 99 साल के लिए श्रीलंका ने चाइना को दे दिया है। वहाँ पर जो चाइना के ऑफशोर वेसल है, ऑफशोर वेसल बेसिकली नेवी के नेवी के जहाज होते हैं, बहुत मतलब वो ना क्या तरीके से उसको कहते हैं, हम संवेदी सूचनाओं को बहुत इकट्ठा करते हैं और हमारी ये पूरा जो इंडियन कॉन्टिनेंट में आ चुका है। आप सोचो कि कोई चाइनीज़ वेसल हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में आ चुका है तो हमारे लिए कितना खतरा, आने वाले कितने टाइम पे खतरा साबित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट पे चाइना ने यहाँ पर अपना वेसल दे दिया है और ह्यूआई कंपनी है वहाँ पर चाइना श्रीलंका की जो डिजिटल क्लासेस में उसको प्रमोट करेगी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, यहाँ पर डिजिटल क्लासेस को करने के लिए ह्यूआई कंपनी ने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। तो इम्पोर्टेंस देखिए आपकी चाइना का एक्ट ऑफ वर्ल्ड पॉलिसी कैसे कैसे हावी हो रहा है छोटे छोटे स्मॉल कंट्रीज़ पे, चाहे श्रीलंका हो गया, चाहे बांग्लादेश हो गया और चाहे नेपाल हो गया और चाहे यहाँ पर पाकिस्तान हो गया और लास्ट में मालदीव हो गया। तो ये जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू, ये प्रमोट करते हैं कि यहाँ पे चाइना आए, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट करे। पर ये अभी इनिशियल लेवल पे इनको अच्छा लगेगा, पर एक तरीके से ये आगे चल के डेप ट्रैप में फंस जाएंगे, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट होता है डेप ट्रैप, कर्ज का जाल होता है ना, उसमें फंस जाएंगे ये और ये बहुत ही ज़्यादा इनके लिए हानिकारक होगा आने वाले टाइम पे, जो पाकिस्तान इस टाइम पे फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स थे बेटा, ये सारी अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको बताया जो आज की सेशन के अंदर मैंने आपको नेशनल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इकोनॉमी और अपॉइंटमेंट्स अवार्ड्स ऑनर्स के बारे में बताया।
आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो नई मैगज़ीन है, मैक्सिमम मैगज़ीन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पब्लिश हो चुकी है। हमारी रेजोनेंस की जो वेबसाइट है, रेजोमैक्स की वेबसाइट, आप उस पे फ्री में उसकी ई-कॉपी डाउनलोड पढ़ सकते हैं और आपके कुछ भी अच्छे सुझाव लगेंगे तो आप मुझे नेक्स्ट टाइम बता सकते हैं, ताकि मैं उस चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ और वैल्यू एडिशन कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।